नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होता है तो उसको मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। न सिर्फ उसको लेके आता हूँ बल्कि उसका कंप्लीट एनालिसिस आपके बीच में मैं रखता हूँ, जिससे कि आपको उस इंडस्ट्री की डिटेल में अपडेटेड नॉलेज होती है और उस नॉलेज को मैं अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको डिटेल में समझाता हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ में समझाता हूँ। और आज की न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, इसके ऊपर में बताइए एग्जैक्टली क्या चल रहा है करके। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल में पता चल पाएगा कि स्टॉक मार्केट में 92 लाख करोड़ रुपए कैसे डूबे और अभी कितने डूबने वाले हैं और अब करना क्या है जिससे कि अब पैसा ज़्यादा ना डूबा जाए। ठीक है, अब आपको अगर ये पूरी वीडियो देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। और अगर आप बीच में स्किप करके जाते हो तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि कृष्णा लोधियाल एकेडमी का ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर हम पर्सनल बिजनेस कोचिंग की ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों को काफ़ी कंटेंट दे रहे हैं। और अगर आप पीबीसी के पार्टिसिपेंट नहीं भी हैं तब भी आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट और कैटेगराइज सेगमेंटेशन में वीडियोज़ हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने 2,90,000 रुपए के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हुए 365 दिन लाइव चैलेंज लिया हुआ है। आज मुझे 270 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, 2017 से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब में कंटेंट बना रहा हूँ और एक नहीं, दो नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए यहाँ पर बना चुका हूँ। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एडवाइजर्स के लिए। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। ये मार्च ख़त्म होने से पहले पहले या फिर एटलीस्ट जून 2025 से पहले पहले हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट को हिट करना है। इसमें अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में इंडिया में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। और अगर आपके पास अभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़ करके लगता है आपको कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका, आप मार्केट से गायब होने वाले हो। इसके लिए मैं एजेंट से एडवाइज़र बनने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। एक हमारा कोर्स है एजेंट टू सीईओ, उसको भी आप फ्री में मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर वो संभव कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपके जनरेट हो। एक कंपनी के चंगुल से बाहर निकल के आइए, बाहर देखिए, मार्केट में और भी टूल्स हैं फाइनेंस के जिनको आप एक्सपर्टीज करके मोटा पैसा बना सकते हैं। खैर, अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट में जो ऐतिहासिक गिरावट हो रही है उसकी। क्या भारतीय शेयर बाजार 29 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में लोग पूछ रहे हैं। इससे पहले दूसरा और क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पिछले 5 महीनों में निवेशकों को 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो क्यों हुआ, किन वजहों से हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा, क्या विदेशी निवेशकों की निकासी ही एक मेन कारण है? कई लोग कह रहे हैं कि देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना वो निकल रहे हैं, अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया में स्टॉक मार्केट गिर रहा है। क्या हमें अपने रीजन्स को नहीं देखना चाहिए कि इंडिया में जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर, क्या उनसे कोई गलती नहीं हुई है क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में क्या ये गिरावट अभी भी जारी रहेगी? क्या 92 लाख करोड़ रुपए जो स्वाहा हुए हैं उसके बाद ये अभी भी तो फिलहाल तो कंटिन्यू है कि और कितना टाइम तक मार्केट मंदा रहेगा, मार्केट में गिरावट जारी रहेगी, रिकवरी की कोई उम्मीद है या नहीं है, ये भी आप जानना चाहते होंगे। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, इस कठिन समय में आपको करना क्या चाहिए या फिर आपके इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल कंप्लीट स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं उन सभी लोगों को कि आप CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर के मेरी वीडियो उनको शेयर करके बोलिए कि इनमें जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ या मैं देने वाला हूँ अभी आपको, क्या वो सही है नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो भी एग्जैक्टली यही बातें बताएंगे जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जबकि मैं एक CFP भी नहीं हूँ। मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि इस पूरी वीडियो को अगर आप ध्यान से का मतलब पूरा अटेंशन के साथ अगर आप देखते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में गेम क्या चल रहा है और वहां पर किन लोगों की गलती है, किन लोगों की गलती नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा। आप ध्यान से सुनिए, अपने सवालों के जवाब। सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढिए।
सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि निफ्टी लगातार 5वीं बार, ठीक है, अपने मासिक गिरावट ऑलरेडी 5 बार मतलब झेल चुका है। जो 1996 के बाद आज ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये सबसे बड़ी गिरावट है। 1996 में भी, 1994 और 1995 के बीच में ऐसा निफ्टी में मतलब 8 महीनों तक गिरावट देखी गई थी, और जब ये 31% तक नीचे आया था, तो उसके बाद तो ये पहली बार हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी गिरावट है, इसको हल्के में लेना मतलब डेंजरस हो सकता है। अब जो इन्वेस्टर्स के पैसे आधे डूब गए हैं, आधे ही बचा हुआ है। मेरे को पास कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, इवन मेरे पीबीसी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बोल रहे सर अब मैं क्या करूं, मेरा खुद का पोर्टफोलियो नहीं संभल रहा मेरे से, क्लाइंट्स का कैसे संभालूं, क्या करूं सर। तो मैंने कहा मैं एक पूरा वीडियो बना रहा हूं, उसको देखो अच्छे से, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सितंबर 2023 में भारतीय स्टॉक मार्केट का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मैं बीएससी लिमिटेड कंपनीज की बात करूं तो वो 330 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। कितना? 330 लाख करोड़ रुपीस। अब देखो मार्केट में हुआ क्या है। फरवरी 2024 की बात कर रहा हूं, और मार्च अभी 2 तारीख ही हुए हैं, ये घटकर 238 लाख करोड़ रुपए में आ चुका है। तो 92 लाख करोड़ रुपए सफाचट कहां से हो गए इतनी जल्दी? 92 लाख करोड़ रुपए लोगों के कैसे डूब गए? क्या रीजन है इसके पीछे? किस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। कई लोग ये बहाना बनाते स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप में पैसा बनता है, पैसा बनता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भारी बिकवाली हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स बहुत दबा के पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, ठीक है। मेटल और रियल्टी स्टॉक्स भी काफी प्रेशर में यहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं बचा हुआ है जहां पर अभी मंदी नहीं चल रही। बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जहां पर मतलब जो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये गिरावट हुई क्यों है, रीज़न बताओ। प्रॉब्लम तो हमें सुनने को मिल ही रही है कि हर कोई बता रहा है इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर रीजन क्या है? रीजन से निफ्टी 50 इंडेक्स लगातार 5 महीनों से 1996, याद करिए वही स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बोली थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिसको FII हम बोलते हैं, उनकी भारी बिकवाली मतलब हैवीली उन्होंने सेल आउट किया है, जिसपे मार्केट में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा एक झटके में निकला हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में जो गिरावट है उसका एक कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। अब ये पैसा क्यों निकाल के ले जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत ही भयंकर गणित है। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी, ये मत देखना कि ये वीडियो 35 मिनट की बन रही है, 40 मिनट की बन रही है, 50 मिनट की बन रही है, 20 मिनट की बन रही है। मुद्दे की बात सुनिए। जो वीडियो में 50 वीडियो बनाने के साथ में बता सकता था, 50 वीडियो देखोगे तब जो नॉलेज मिलेगी, मेरी एक वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कॉर्पोरेट अर्निंग, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में गिरावट हुई क्यों है। इसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स कमजोर हुई हैं। देश में जो और विदेशों में जो ग्लोबल अनिश्चितता फैली है, इसके कारण भी मार्केट अनस्टेबल हो गया है। अब मेजर रीजंस बाजार, अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं थोड़ा डीप में चले जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने 2024 में लगभग अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंडिया से निकाल के बाहर ले जा चुके हैं। इससे बहुत बड़ा डेंट लगा है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। अब आपको रीजन होगा कि भैया क्यों, ऐसा क्या हो सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये लोग पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो फिर विदेशी लोग भारत की इकोनॉमी पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, भारत की मार्केट पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। इंडिया बेशक एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके चक्कर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से उठा करके कहीं और डंप करने जा रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला है अमेरिका में जो फेड है, ठीक है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बड़े हैं, मतलब लोगों को वहीं पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका में, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिससे निवेशक भारत से पैसा निकाल करके कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, वो वहाँ से पैसा उठा करके यहाँ लेके आ रहे थे। अभी हमने अपने NRI सेक्टर में ये बोला था कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है। इंडिया में कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से NRI भारत में पैसा डाल रहा है, लेकिन इस टाइम पे गेम उल्टा चल रहा है। इस टाइम पे वहाँ पे जो फेड है, ठीक है, फेडरल रिजर्व जो है, जैसे इंडिया में RBI मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करता है, वहाँ पे ये अमेरिका का जो एक मतलब रिजर्व बैंक समझ लो एक तरीके से, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करता है, उसने वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। अब जब उसको अपने ही देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहे, तो उल्टा इंडिया कंट्री में क्यों लगाएगा पैसा, वो उठा करके पैसा लेके वहीं पर डंप कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, जिसमें 2 से 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो सेल आउट हुआ है वो इंडिया से हुआ है। अब फेड यानी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम, अमेरिका
अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक है, जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अमेरिकन बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, जो वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे वहाँ की महंगाई कम करनी हो, मतलब वहाँ लिक्विडिटी मेंटेन करनी हो, बाजार में आपूर्ति का ध्यान देना हो, ये सारा काम जैसे इंडिया में आरबीआई करता है, वहाँ पे क्या करता है फेडरल रिजर्व बैंक करता है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बढ़ा दी है, उसके चक्कर में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका कुछ भी करता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। ध्यान से समझिए 4 पॉइंट में कि डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट मतलब काफ़ी फ्लक्चुएट हो रखा है। जब एफईडी मतलब फेडरल रिजर्व जब अपने ब्याज में बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल करके अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। आप एक बार को फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये बोल सकते हैं कि देखो आपकी सरकार में तो जी रुपया और कमज़ोर हो रहा है, तो उनकी आपकी बात भी सही है, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है, अभी निर्मला सीतारमण का बयान आया था, नहीं रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर इंप्रूव हो रहा है। तो डॉलर इंप्रूव हो रहा है, उनका भी कहना सही है, ठीक है, क्योंकि डॉलर इसलिए इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि जो फॉरेन जो एफईडी है, जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, वो अपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं तो लोगों को वहीं पे पैसा कमाने का मौका मिलता है, वो उल्टा इंडिया में क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसके चक्कर में भारत में जो इंडियन करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, इसकी वजह से भी लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। दूसरा, शेयर बाजार पर इसका ये असर पड़ रहा है कि मतलब जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट इंडिया में आता है, या एफडीआई का पैसा आता है, या फिर एफआईआई का पैसा आता है, वो कंप्लीटली स्टॉक मार्केट को एक तरीके से अनस्टेबल करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद महंगाई, डॉलर मजबूत होने से भारत में तेल, सोना, जितनी भी चीज़ें मतलब इंपोर्ट होती है ना, वो महंगी हो जाती हैं। अब जब उसी पैसे के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। मेरा यूट्यूब से अर्निंग आता है, यूट्यूब से अर्निंग मेरा आता था जब 84 रुपीज़ का आता था, आज 87 रुपीज़ आ रहा है। कहने के लिए तो हो सकता है मेरे लिए यूट्यूब की अर्निंग बढ़ गई है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। ब्याज दरों पर असर होता है, अगर एफईडी में बढ़ाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको भी मतलब इंडिया में फिर लोन महंगे हो जाएंगे। अगर अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सस्ता कर दिया, तो इंडिया को भी वो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे से मिली जुली है, मतलब एक दूसरे पे इम्पैक्ट करती है। एफईडी मतलब बढ़ाता क्यों फिर अमेरिका, ये भी आपका सवाल होगा। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम एक ही रीजन्स की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत रीजन्स हैं और उनमें इंडियंस के भी रीजन्स बहुत हैं। अभी तो हम विदेशियों के ऊपर हाथ वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने पैसा उठा लिया तो हम बर्बाद हो रहे हैं या हमारा पैसा लूज हो रहा है मार्केट में। नहीं, ये एक रीज़न है। एफईडी ब्याज दरें बढ़ाता क्यों है, ठीक है, केवल यही रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के हिसाब से। इसके पीछे कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं वो आप अभी देखिए। पहला, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। इंडिया भी तो चाहता है ना कि इन्फ्लेशन नियंत्रित हो, वैसे अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन नियंत्रित रहे। जब बाजार में ज़्यादा पैसा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है, और ब्याज दरें बढ़ाने से, ठीक है, ब्याज दरें बढ़ाने से क्या होता है, लोन महंगे होते हैं, कम खर्च होता है और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। लोगों के हाथ में पैसा रहना ज़रूरी है, इसके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है। अब कूलिंग द इकोनॉमी, जब अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से अमेरिका की बढ़ रही होती है, किसी भी देश की बढ़ रही होती है, तो ओवर हीटिंग का रिस्क बन जाता है। ओवर हीटिंग के रिस्क में क्या होता है, ब्याज दरें बढ़ने से, ब्याज दरें अगर कम है, ओवर हीटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो चीज़ें बहुत मतलब चीज़ों की मतलब डिमांड एंड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। इसके चक्कर में ओवर हीटिंग को रोकने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं, बाजार में लिक्विडिटी देनी पड़ती है। डॉलर को मजबूत करना भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कूटनीति है, ठीक है। ज़्यादा ब्याज दरों से अमेरिका में निवेश बढ़ता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है, और डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर होता है, सिंपल सी बात है। बॉन्ड और सेविंग्स को आकर्षित करना, ब्याज दरें बढ़ने से बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट पर रिटर्न्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, जब इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो, जिससे लोग शेयर बाजार की जगह सुरक्षित निवेश विकल्पों को अपना रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अमेरिकन्स अमेरिका में ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए वो काफ़ी पैसा यहाँ से उठा करके बाहर ले जा रहे हैं। इसके लिए इंडिया में स्टॉक मार्केट में बिकवाली हो रही है। अब डॉलर की मजबूती के ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। डॉलर ही जो अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है, जिससे भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है, और निवेशक मतलब संरक्षित संपत्ति जैसे गोल्ड और अमेरिकी बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उठा रहे हैं। बहुत बार डिटेल में आपको बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न है वैश्विक अनिश्चितता, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इसको बोलते हैं।
आपको रीजंस पता होना चाहिए पहले। ग्लोबल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? यूक्रेन रशिया का वार 3 साल से चल रहा है सर, 3 साल से कोई निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं रहा, जबकि ये हमें लगता था कि 1-2 हफ्ते में निपट जाएगा। यूक्रेन तो बहुत छोटा सा कंट्री है, अमेरिका उसको अपना एमिनेशंस, अपना गोला बारूद बेच रहा है। ये बिजनेस है एक, और अमेरिका ही इन सारी चीज़ों की जड़ है। अगर आप सच सच में अगर समझे तो पूरी दुनिया अगर बर्बाद होगी तो अमेरिका की वजह से बर्बाद होगी। और आज अगर यूक्रेन रशिया का वॉर खत्म नहीं हो रहा तो उसके पीछे भी अमेरिका ही है। और उसके बाद अमेरिका वो वाला नाटक कर रहा है, जेलेंस्की को बुला करके, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला करके उल्टा इंसल्ट कर रहा है वहाँ पे बुला के मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आप संधि कर लो, आप ये कर दो। मतलब उसकी नज़र यूक्रेन पे जो खनिज पदार्थ है उन पे नज़र है। वो ये नहीं देख रहा कि यूक्रेन के लोग कितने मर चुके हैं। ये अभी तक उन्होंने जानबूझ करके इस लड़ाई को जारी रखा ताकि यूक्रेन उनके हथियार खरीदता रहे और उनको मोटा मुनाफा होता रहे। ये रीज़न है। और ये वैश्विक अनिश्चितता के तौर पे इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। ऐसा मत समझो कि कहीं किसी देश के कोने में युद्ध चल रहा है तो इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा, 100% उससे इम्पैक्ट करेगा। चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, आप सबको पता होगा, जिससे मतलब आर्थिक मंदी जैसी वैश्विक स्थिति पैदा होती हैं और घटनाएं इस टाइप की जब होती हैं तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहता। भारत में भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं। हम कभी बार अमेरिका पे डिपेंड होते हैं, कई बार में हम यूक्रेन पे डिपेंड होते हैं। तो वहाँ पे जब ये अनसर्टेनिटी वाले मामले चल रहे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए उस चीज़ को लेने के लिए। इसके चक्कर में मार्केट से पैसा उठाता है आदमी। अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके कारण मार्केट में अनस्टेबिलिटी हुई है इस टाइम पे। इसके चक्कर में भी लोग अपने अपने देशों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मिडिल ईस्ट कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुका है इस टाइम पे। कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो अस्थिर बनी हुई हैं, कभी भी ऊपर या कभी भी नीचे चली जाती हैं। पुतिन मानने को तैयार नहीं है, जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। 3-3 साल से युद्ध चल रहे हैं। उधर इसराइल का अलग से वॉर चल रहा है, ईरान का अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के साथ में फिलीपींस में, वहाँ पर वियतनाम, ये उनके साथ अलग ही वॉर मतलब वो चल रहा है। बांग्लादेश में अलग प्रॉब्लम चली हुई। तो ये कंप्लीटली जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं ना, ये हर देश के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तीसरा, भारतीय कंपनियों के कमज़ोर परिणाम। आप सब जानते हैं कि इंडिया में कंपनियां ओवर वैल्यूड होती हैं। आपने पेटीएम का एग्जाम्पल लिया, बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप कंपनीज आपने देखी होंगी जो आती तो बहुत धड़ल्ले से मार्केट में। बाईजूस जैसी कंपनीज़ को आप देख लीजिए। बाईजूस जैसी कंपनीज़, कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उन्होंने करे थे, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को खरीदने की बातें करते थे, आज मार्केट में मिट्टी में मिल चुके हैं। तो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ओवर वैल्यूएशंस पे हैं। खाली यूनिकॉर्न बनने की एक होड़ लगी हुई है कंपनीज में, आईपीओ लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है। उनके औकात ही नहीं आईपीओ लेके आने की, उनके औकात ही नहीं कि वो बिजनेस, उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव ही नहीं है। बस आईपीओ लेके आना है, लोगों के पैसे डुबाने हैं बस, और अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, ऐसे मामा अर्थ में हुआ था। तो ध्यान से समझो आप प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादा कीमतों पर ट्रेडिंग करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम, जिससे निवेश मुनाफा काटकर पैसा निवेशक लेके जाते हैं। और वो निवेशक हम या आप, बहुत छोटे छोटे लोग नहीं होते, वो बड़े लोग होते हैं जो मुनाफा कमा लेते हैं। नॉर्मल आदमी नुकसान करके बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद में इंडिया में आपने देखा होगा जो कंपनीज़ हैं इंडिया में, उन कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है Q3 और Q4 के, आप रिजल्ट्स देखिए ज़रा, इनमें एलआईसी भी कहीं मतलब नज़र नहीं आती है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स एलआईसी के भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बेकार रिजल्ट्स लेके आई हैं, प्रीमियम बहुत घट गया, प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनीज़ आज के डेट में। तो इसकी वजह से जब उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर रिजल्ट्स आते हैं तो जिससे निवेशकों की भावनाएं आहत होती हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसके चक्कर में पैसा उठा करके कहीं और चल देते हैं। उसके बाद इंडिया में आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर में खास तौर पर ग्रोथ बहुत स्लो रही है, जिसकी वजह से अभी मार्केट में टेस्ला आने वाली है। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, ठीक है, टेस्ला आज नहीं तो कल इंडिया में आने वाली है। और जैसी टेस्ला इंडिया में आएगी, इंडिया में जो ऑटो सेक्टर है उसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो अगर आपके पास में ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो आपको जो है ध्यान से समझना पड़ेगा उनको कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हो। उसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियाँ ओवर वैल्यूड थी इंडिया में। ये बोलता कोई नहीं है, बट ये मैनिपुलेशन अंदर ही अंदर चलता है। अडानी के ऊपर सारे आरोप निराधार नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 साल 2 साल में कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे रिच आदमी बनने के लिए एलिजिबल होता है। बहुत सारा मिस मैनिपुलेशन होता है, आर्टिफिशियल डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट की जाती है मार्केट में। खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां ओवर वैल्यूएशन में जाती हैं और अचानक से मार्केट गिरने में ये ख़त्म ही हो जाती हैं।
उसके बाद में उच्च ब्याज दरें और महंगाई। इंडिया में आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 6.50% के आसपास में स्टेबल रखी हुई हैं, जिससे लोन महंगे हो गए। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे फिर? उनको घर का खर्चा चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लिक्विड कैश भी तो चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं? कोई एसआईपी तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बना हुआ है अभी भी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो नहीं है, खाली कह देने भर से कुछ काम नहीं चलता। जिससे कि क्या हो रहा है, मार्केट में परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है। और परचेजिंग पावर कम हो रही है, आप मुझे खुद ये चीज़ के कंप्लेन करते हैं कि लोगों के पास सर पैसा नहीं है, वो बोलने पैसा नहीं है। ये बहुत हद तक सही बात भी है, रियलिटी भी है सर। उसके बाद में इंडिया में जो कंपनियां हैं वहाँ पर आज के डेट में लगातार गिरावट देख करके जो रिटेल लोग हैं या जो छोटे मेरे और आपके जैसे लोग हैं जो बल्क में पैसा नहीं डालते, छोटा छोटा अमाउंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने के चक्कर में वो मार्केट से निकल रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। अरे मेरा आधा हो गया, अब मैं नहीं दे सकता नुकसान, बाहर निकल जाते हैं। इससे भी तो ओवरऑल मैनिपुलेशन होता है मार्केट में। एसआईपी तोड़ रहे हैं आज की डेट में लोग। सोचो सबकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स है ये। जो रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ वो एसआईपी तोड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। राजनीतिक अस्थिरता 2024-2025 का जो चुनाव हुआ वहाँ पर ठीक है, मोदी जी सरकार तो बना ली मोदी जी ने, लेकिन किस हिसाब से बनी है? ऑपोजिशन ने बहुत तगड़ा उनको वो किया था, ठीक है, अच्छा डेंट लगाया उनकी पर्सनैलिटी पर भी, उनके वोट बैंक के ऊपर भी। उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है। तो इसके चक्कर में भी बहुत सारे लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी डाउट होना शुरू हो चुका है। और अगले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है इसके ऊपर कुछ मतलब कई लोगों ने तो अपनी राय भी बना ली कि मोदी जी दोबारा नहीं आने वाले हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है ये डिटेल में हम किसी और वीडियो में पॉलिटिकल उसके ऊपर बात करेंगे। बट इंडिया में स्टॉक मार्केट के डाउन होने का रीज़न एक ये भी होता है कि इंडिया में पॉलिटिकल अस्थिरता हो रही है, धीरे धीरे ही सही बट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ और रीजन्स भी हैं जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट डाउनफॉल के। अब हमने बहुत सारे रीजंस आपको बता दिए हैं, ग्लोबल नेशनल सारे रीजंस हमने आपको बता दिए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या गलती कर रहे हैं ये भी मैंने बता दिया। अब बताता हूँ कि करना क्या है। फिर आप भी सोचेंगे भाई साहब प्रॉब्लम बताते हो तो 10 मिनट बता दिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब बताओगे? चलिए सोल्यूशन बताता हूँ। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ और व्हाट शुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स टॉक अबाउट। आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या बोलोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट, घबराहट में आप शेयर ना बेचें, लॉन्ग टर्म सोचें। ये शॉर्ट टर्म, जितने भी लोग यहाँ शॉर्ट टर्म में मोटा पैसा बनाने के लिए आए थे वो ब्लंडर उनके साथ ही हो रहा है। गिरावट के समय क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का सही टाइम होता है। याद करिए वॉरेन बफे ने ये बोला था, इवन राकेश झुनझुनवाला जिनको इंडिया का वॉरेन बफे बोला जाता है, उन्होंने भी ये बोला था कि जब दुनिया मार्केट्स में अपना बेच रही होती है, स्टॉक्स बेच के निकल रही होती है, मैं उस टाइम पे मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ। और यही चीज़ वॉरेन बफे ने भी बोली थी, जिनसे शायद सीख करके राकेश झुनझुनवाला 56,000 करोड़ की वेल्थ बना पाए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप देखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, मार्केट की गिरावट को पॉजिटिव तरीके से लेकर के आप अच्छे स्टॉक्स सस्ते में खरीद सकते हैं। पहली चीज़, ब्लू चिप कंपनीज पर फोकस करिए। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है अभी बताता हूँ। लॉन्ग टर्म सोचना है क्योंकि मार्केट में हमेशा रिकवरी हुई है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब मार्केट गिरी है तब तब अच्छा रिकवरी मार्केट में करके दिया है। ब्लू चिप कंपनीज में खासियत क्या होती है, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती है। ये मार्केट में मंदी के टाइम पर भी टिकाऊ बनी रहती हैं। अब इस टाइम पे ठीक है इनके भी 5-10% स्टॉक डाउन जा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का रूल ही ऐसा ही है, अप्स एंड डाउन्स। बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में ये कंपनियां काम कर रही होती हैं। अगर बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसको मार्केट में गायब होने में बहुत टाइम लगता है और शायद नहीं भी होती है, तब तक वो रिकवर खुद भी कर लें तो मार्केट उनको रिकवरी करके देना शुरू कर देता है। नियमित डिविडेंड देने वाली कंपनियां होती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट से टाइम टाइम पे डिविडेंड देने वाली कंपनी को ब्लू चिप कंपनीज में है। कम जोखिम होता है इनमें, कम रिस्क होता है, काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं निवेश करने के, ठीक है, और मजबूत ब्रांड वैल्यू होती है इन कंपनीज की। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के, और मैं आपको वैलिड रीजन बता रहा हूँ। दूसरा, ब्लू चिप कंपनीज में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी आप पैसा लगा सकते हो, आप एसआईपी के जरिए भी पैसा लगा सकते हो। इन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। ये कंपनियां खाली प्रॉफिट के लिए नहीं, ये कई सारी कंपनियां मिशन के लिए भी काम कर रही होती हैं, और जब इनका मिशन क्लियर होता है तो इनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा।
सिर्फ इक्विटी में निवेश कर देने से, किसी कंपनी का स्टॉक लेने से आप इन्वेस्टर नहीं बन जाते। आपको गोल्ड ETF, बॉन्ड ETF, डेट फंड वगैरह, हाइब्रिड फंड्स में भी निवेश करना होता है। ETF, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड में भी आपको निवेश करके अपने प्रॉपर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है। अब ये होगा कैसे, ध्यान से समझो। मान लो मैं सोने की बात कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पे बोलेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने यहीं इसी के लिए लिखा था ताकि इस पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 2024 के बाद में इसको अलाउड नहीं किया गया गवर्नमेंट ने। क्या रीजंस थे बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं ले सकते। तो फिर आप क्या ले सकते हो, गोल्ड ETF लीजिए आप। स्टॉक मार्केट में इसमें ट्रेडिंग होती है। सोना खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बड़ा अमाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा गोल्ड ETF भी आप SIP के तौर पर ले सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में मार्केट में है जिसका SIP लेकर के आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और गोल्ड की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं, याद रखना आप, ठीक है। कितनी भी मार्केट में गिरावट आ जाए, गोल्ड आगे ही बढ़ेगा। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आपको नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फायदे में रहोगे। बॉन्ड में गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं, बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है भाई साहब। हर जगह पैसे को रिस्क में मत लगाइए, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लीजिए, कंपनियों द्वारा जो जारी किए जाते हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं, उनको परचेज करिए, उनको आप अपने क्लाइंट्स को दीजिए। डेट म्यूचुअल फंड्स में आप बॉन्ड्स और जो अन्य फिक्स्ड इनकम वाले जो SIPs होती हैं या वहाँ पर डेट फंड्स हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन पे आप इन्वेस्टमेंट करवाइए। हर जगह अपना कमीशन कैलकुलेट मत करिए, कस्टमर के हिसाब से भी सोचिए। अगर कस्टमर के पास पैसा होगा तो ही आपको दे पाएगा, नहीं तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो आपका कोई पॉलिसी भी नहीं लेगा। तीसरा, आप करिए डेट फंड में इन्वेस्ट। डेट फंड में क्या होता है, लिक्विड फंड्स होते हैं, कम टाइम के लिए सुरक्षित निवेश, 3 से 5 साल तक की अवधि के लिए भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल के लिए भी अच्छा विकल्प है। उसके बाद में गिल्ट फंड्स, सरकारी बॉन्ड में निवेश, मतलब क्या, जो गिल्ट फंड बोलते हैं इनको, सरकारी बॉन्ड में निवेश होता है और यहाँ पर जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब नुकसान कहाँ होता है, अब आपका एक सवाल होगा कि भाई अगर इंडेक्स फंड, ETF, हाइब्रिड सब मतलब वो है तो नुकसान कहाँ हो रहा है, ठीक है, सब जगह नुकसान कम होता है। तो फिर अभी ये जो नुकसान हुआ, ये 92 लाख करोड़ कहाँ डूबे, 4 रीजन से, ध्यान से समझो। सबसे पहला आप देखिए कि क्या आपने क्या किसी कंपनी के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, मतलब डायरेक्ट आपने इन्वेस्टमेंट किया क्या, और बहुत ही लिमिटेड कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया क्या। ये देखिए, क्या आपने कहीं ऐसा तो नहीं 1 या 2 कंपनीज के स्टॉक्स लेकर के आपने मोटा पैसा डाल दिया, क्या आपने सारा पैसा LIC के स्टॉक्स में डाल दिया। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, आप बोलेंगे मुझे एक्सक्यूज़ देने के लिए कि कृष्णा भाई कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं, कंपनी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने सोचा 5 लाख इधर ही लगा दो। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जब तक नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आनी तय है। पूरा सेक्टोरल फंड, कई लोगों ने क्या होता है सेक्टोरल फंड में लगा दिया, IT की कंपनीज में लगा दिया, बैंकिंग में। आज के डेट में लोगों को ये कीड़ा हो रहा है कि मैं भैया रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगा रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे वहाँ पैसा लगा दिया लोगों ने, सुजलॉन एनर्जी में। मार्केट में डबल, पहले ऐसे थोड़े बड़े 50% लॉस हो गया सीधा। क्या होगा ऐसे लोगों का, सेक्टोरल फंड्स में निवेश मत करिए। एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप खाली एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश मत करिए। पेनी स्टॉक्स में पैसा मत डालिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे पैसा नहीं बनता, सस्ते के चक्कर में अनजान स्टॉक्स में 0 रुपीज़, 2 रुपये पैसे, 1 रुपये, 10 रुपये का स्टॉक लेने से अच्छा है अच्छी कंपनीज में लगाइए पैसा, बड़ा स्टॉक प्राइस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका पैसा बड़ा बढ़ेगा। 1 रुपये का स्टॉक लोगे डबल भी हो जाएगा तो 2 ही रुपये होंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर 10,000 का शेयर लोगे, उसको अगर उसमें डबल होता है तो ज़्यादा मुनाफा आपके पास में आएगा, ठीक है। तो यही, और गलत टाइम, लोग डर के सस्ते में बेचने लगते हैं और महंगे शेयर खरीदते हैं। आज की डेट में यही प्रॉब्लम हो रहा है। जो डर के मार्केट में एग्जिट कर रहे हैं, जैसी मार्केट रिकवरी करने लगी फिर यही लोग फिर से खरीदेंगे और तब तक वो फिर महंगा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकलने की ज़रूरत है किन लोगों को, वो भी आप लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। अभी ज़्यादा स्लाइड्स हमारे पास नहीं है, बहुत जल्दी ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कब तक रहेगी मंदी, शॉर्ट टर्म अगले 3 से 6 महीनों में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू बने रहेंगे। 6 महीने में आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट में। मिड टर्म की अगर हम बात करें 2025 के मतलब लास्ट या लगभग 7 या 8 महीने के आसपास में रिकवरी आना चालू हो जाएगा और उसके बाद में
जो वैश्विक वो है, क्योंकि अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत कर रहा है, पुतिन के साथ मीटिंग कर रहा है, ट्रेड वॉर लगभग ख़त्म होने के बारे में बातचीत चल रही है, चाइना भी अमेरिका के साथ मीटिंग करने जा रहा है, इंडिया भी जा रहा है, तो सब ग्लोबल लीडर बैठ रहे हैं, बैठ करके कई सारे प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। तो इस सारी प्रक्रिया में 2025 आधे से ज़्यादा निकल जाएगा, उसके बाद में रिकवरी आनी चालू हो जाएगी, लोग फिर से पैसा डालना शुरू करेंगे और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 100% इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कोई नहीं रोक सकता। सेंसेक्स भी, निफ्टी भी अपनी अलग ऊंचाई को छूने वाले हैं। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, आप 2-3 साल रुकिए और फिर देखना इंडिया में क्या कमाल होने वाला है। अब बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा आपको। चलिए बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में। देखिए, हमेशा जब भी मार्केट में डाउनफॉल होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाना है जो अगर ज़ीरो भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं है। जिस पैसे पर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं वही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में डालना है, और उसमें भी आपने ये सहूलियत बरतनी है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी, आपके क्लाइंट को भी प्रॉब्लम आने वाली है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, नहीं है, नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम ऑप्शन हैं स्टॉक मार्केट में, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। हर जगह में शॉर्ट टर्म में पैसा डाल के प्रॉफिट बुक नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध आराम से हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में इक्विटी, डेट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों को बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में केवल अच्छी क्वालिटी कंपनियों में ही आपको निवेश करना है। लल्लू पंजू कंपनीज में 1 रुपये का शेयर मिल रहा, चलो 1 लाख शेयर ले लेते हैं, 1 लाख शेयर है मेरे पास, भाई कल को 5% भी ग्रोथ आ गई तो मेरा 5 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। बहुत ही रेयरली होता है ऐसा, बहुत ही, और वो आपको और कई बार पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। SIP को कंटिन्यू रखो मेरे भाई, जितनी भी SIP आपकी चल रही है, यू डोंट हैव टू स्टॉप। अब मैं तो ये बढ़ाऊंगा, यहाँ पर अभी यूनिट्स ज़्यादा खरीद लो आप अपनी SIP को 50% तक बढ़ा सकते हैं इस टाइम पे। मुझे पता है आने वाले 6 महीने में आपका पैसा और डूबने वाला है, लेकिन विद इन 6 मंथ ही रिकवरी आनी चालू हो जाएगी, ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है। आप कैश रिजर्व रखें थोड़ा सा, और अगर बाजार नीचे और जाता है कुछ टाइम के लिए, जो कि जा रहा है ऑब्वियसली, तो अच्छे शेयर खरीदने के लिए थोड़ा पैसा अपने पास में रखिए, ताकि अच्छी कंपनीज के शेयर आप ले लें। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको चाहिए प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है। उसके लिए आप मेरा PB से ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, पेड कंसल्टेशन। ग्रुप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आधे घंटे की मीटिंग बुक कर सकते हैं आप। कई लोगों का मेरे पास कॉल है, कृष्णा भाई पोर्टफोलियो मेरा आधा हो चुका है, मेरे क्लाइंट का आधा पोर्टफोलियो हो चुका है, अब बेच दूँ या क्या करूँ, बने रहूँ? तो 3 चीज़ें हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बेच दो भी नहीं बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहो भी नहीं बोलूँगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। पहला, क्या आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश किया है? क्या आपने ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है? अगर ऐसा किया है तो आपको होल्ड करना चाहिए, रिकवरी 100% होगी, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट हराइजन बहुत ही शॉर्ट टर्म में रखा हुआ है तो भी आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है, और नुकसान होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के बारे में सोचना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप, क्योंकि मार्केट में अभी भी डाउनफॉल होगा कुछ टाइम तक। अगर तीसरा पॉइंट, वीक ओवर वैल्यूड स्टॉक, क्या आपने पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है? क्या किसी के कहने से आपने पैसा लगा दिया था? क्या फंडामेंटली अनस्ट्रॉन्ग मतलब वीक स्टॉक्स में आपने पैसा लगा दिया था? अगर ऐसा था तो आप बेच करके उनको, वीक स्टॉक्स को निकाल दो और अच्छे स्टॉक्स में पैसा डाल दो। आप रिकवरी करो ना, करेक्शन करो। मार्केट भी खुद को करेक्ट कर रही है, आप भी करेक्ट करिए। अगर ये अगर स्थिति यहाँ है तो आपको होल्ड करना है। क्या आपने अच्छी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट डाला है तो आपको होल्ड करना है। अगर आपने ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, गिरावट के बाद रिकवरी की संभावना आ रही है, तो आपको रुकना है। और आपके पास में अगर 1 से 2 साल का टाइम और है जहां पर आप रिस्क ले सकते हो, तो आप निवेश को बनाए रख सकते हैं। आपको मार्केट में बेचने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कब आपको बेचने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मार्केट में कब अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए। अगर आपने हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदे थे, ठीक है, जिनकी मार्केटिंग आपको करी गई थी, तब आपने उस पर पैसा डाला था, तुरंत बेच के निकलो मार्केट से। अगर आपको 6 से 12 महीनों में पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है 1 साल के अंतर्गत में, अभी भी टाइम है, अपना पैसा निकाल के सुरक्षित रख लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट और गिरने वाला है थोड़ा। अगर कोई स्टॉक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पुअर अर्निंग, फ्रॉड केसेस, गवर्नमेंट इश्यूज चल रहे हैं, फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, कंपनी के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं, उस कंपनी के स्टॉक्स बेच दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा बच जाएगा। वरना और ज़्यादा मतलब मार्केट में प्रॉब्लम थोड़ी और होने वाली है, थोड़े टाइम के लिए और रहेगा, 2-4 महीनों के लिए। उसके बाद में
लेकिन 2-4 महीनों में मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं 5 तरीके और आपको बता रहा हूँ कि ये नुकसान को आप कम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो आप डिसाइड करते हैं कि आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना तोड़ते नहीं हैं, तो फिर आपको 5 तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि आपको जो नुकसान है उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, है ना। यही जानना चाहते हो। सबसे पहला, अपना जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लो। अगर कोई स्टॉक्स में आपने कुछ अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है तो उनको आप सेल आउट कर लीजिए, ठीक है। और अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो बने रहिए। थोड़ा सा कैश रिजर्व बना लो, क्योंकि फ्यूचर बाइंग के लिए लिक्विडिटी अभी इस टाइम पे बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल सकते हैं और मिलने वाले हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करो आप। वीक स्टॉक्स जो हैं आपको उनको बेचना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स में स्विच करना पड़ेगा, SIP को जारी रखनी पड़ेगी, मार्केट क्रैश का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। स्टॉप लॉस और बाइंग जोन के हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, अपने मन से कर दिया था, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस लगा दो या तो उनको बेच के निकल जाओ। अच्छे से आप जो है क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने पर ध्यान दो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पैनिक सेलिंग से बचो। 2008 2020 कई सारे मार्केट क्रैश हमने देखे हुए हैं, लेकिन हमेशा मार्केट ने बाउंस बैक किया है, रिकॉर्ड हाइट्स मार्केट ने गेन किए हैं। कोविड में कितना मार्केट टूटा था याद करिए आप 2020 में, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ऊंचाइयां छुई हैं कि नहीं छुई हैं। तो काहे को डर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल एडवाइस। अब जरूरी नहीं है कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होगी, स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी। तो आप क्या करो, आप अच्छे से नॉलेज लीजिए। अगर नॉलेज लेने का टाइम नहीं है, तुरंत आपको एडवाइस चाहिए, तो अपने कस्टमर को किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास में लेके जाइए, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास में लेके जाइए, ठीक है। आप मेरा सेशन बुक करवा सकते हैं उनके साथ में, मैं भी उनको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो पेड सेशन होना चाहिए आपका। आप उसके लिए मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आधे घंटे का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंसल्टेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के साथ में डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा नहीं बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। जो जो टिप्स मैंने आपको बताए उनको फॉलो करिए, आपका नुकसान नहीं होगा, और हो रहा है तो बहुत हद तक आप उसको रीबैलेंसिंग करके मिनिमाइज़ कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको मेरा डायरेक्ट नंबर चाहिए तो वो स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा होगा, इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। और रात को 8 से 9 बजे का जो लाइव सेशन है उसको अटेंड करना ना भूलें। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सिंपल सा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको लिंक भेजेंगे जहाँ से आप सीधा मेरे लाइव सेशन में, लाइव क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।